हेलो जी, जय श्री कृष्णा। गला ही खराब है आज। जय श्री कृष्णा। तो कुछ शुरू करें क्या? इंतजार कर लें 5-7 मिनट। चलो जी, इंतजार की घड़ियां शुरू करते हैं। तब तक मैं ढूंढ लूं आपका गया किधर हिसाब किताब पूरा ना। एस एस जी एम, ये तुम्हारा नहीं है, राइट? ये है अपना ना। प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ। चलो हम इंतजार कर रहे हैं थोड़ी देर। हाँ जी, तब तक ऑनलाइन वालों तुमसे बात कर लेते हैं। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। जय श्री महाकाल। यश बजाज, जय श्री महाकाल। जय श्री राम। जय श्री राम नहीं बोलते, जय सिया राम बोलते हैं। सीता माता को कब याद करोगे, भूल जाओगे। सिया बोला करो, हमेशा रहना चाहिए जबान पे। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। शिफा, शिफा जी, अस्सलाम वालेकुम। एंड मॉर्निंग। अरे वो पानी की बोतल लेके गया क्या अंकल? चलो। सॉरी, नहीं बहुत पुरानी है। मैडम कहाँ थी इतने दिन से? बाहर थी, अभी अंदर आ गई। अच्छा। दीक्षा जी, गुड मॉर्निंग। सारिब अहमद, सारिब भाई, अस्सलाम वालेकुम। अलीशा डिमेलो, अलीशा डिमेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो एक बार आ जाओ तो फिर इंतजार नहीं होता है ना। क्या नाम है जी? प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको बहुत बड़ा सा दिखाकर यहाँ पर दिया गया है। तो अब क्योंकि बहुत बड़ा सा दिखाकर दिया गया है, तो इससे समझ में आ रहा है कि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। स्टडी सीए। ओम नमः पार्वती पटय हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर आज मैं चैप्टर खत्म हो जाएगा क्या? आप बोलो, कर देते हैं। कृष्णा, कृष्णा आ गया। संस्कृति, हाय संस्कृति, हाउ आर यू? पाओ संस्कृति, तुम कितनी अच्छी हो।
सर राइटिंग प्रैक्टिस कब करें? जब आप बताने वाले थे राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे यार, ये बस मैं इसको बोल दूं ना कि ये खत्म, फिर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। संडे को अगर मैं आपको कहूँ कि आओ तो आपको कैसा लगेगा, बुरा या ठीक लगेगा? बुरा लगेगा। संडे में जिंदगी जीनी होती है। हाँ, संडे को जिंदगी जीनी होती है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये संडे जी लो, अगले संडे से तो संडे मेरा। पक्का? पक्की बात। चलो। अच्छा हाँ, तब तक अपन कुछ बात कर लेते हैं जब तक इंतजार कर रहे हैं कि कृष्णा, आई एम ए गर्ल उत्तरी। कृष्णा भी हमारे पास, संस्कृति भी है, वो भी गर्ल है। तो तुम दोनों गर्ल गर्ल की गर्ल है, वाह, शाबाश। संस्कृति, ओके कृष्णा जी, आगे से हम ख्याल रखेंगे कि यू आर गर्ल नॉट अ बॉय। ठीक, ठीक लगेगा। प्रकाश जी बोलते ठीक लगेगा। शरीफ अहमद नहीं होता। शिया वर्मा, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। अच्छा लगेगा संडे। कल भी लेक्चर ले लो। यस सर, कल भी ले लो। टाइम पास हो जाता है, बहुत बढ़िया। सही है। हाँ, टाइम पास भी हो जाता है पर पढ़ाई भी होती है यार, इज्जत से। चलो। तो अभी हाँ, मुझे एक बात करनी थी आपसे कि इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स आपका 100 मार्क्स का पेपर है, आपको पता है? अच्छा, पहले भी 100 का था, उसमें नई बात क्या है? उसमें नई बात यह है कि पहले जो एक लॉटरी साथ में थी ना, वो लॉटरी हट गई है। वो क्या होता था, वो बीसिक के क्या होता था वो सब्जेक्ट ही था ना, वो एक बेसिक के 40 मार्क्स का वो होता था। तो उसमें क्या होता था कि जिधर टिक करो वो सही होता था, उसमें गलत ऑप्शन होता ही नहीं था। तो उसमें मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन मतलब कंपैरेटिवली इजी था ना, और इतना टेक्निकल नहीं था। लेकिन अब जो आपको इकोनॉमिक्स दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो उसका हर चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसा है, मतलब टेक्निकल है। इसका मतलब, अच्छा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या आपको कठिन लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो वो भी कठिन नहीं लगेगा। आपको ये कठिन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हो, क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है, आप कहीं खोए हुए नहीं हो। तो इसलिए आपको क्या लग रहा है, ये टॉपिक इजी लग रहा है। लेकिन जहां पर आप कहीं खो जाते हो, तो वहां पे देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब फैकल्टी इधर से आपको कुछ बोलती है, तो यहां से हम लोग दो तार फेंकते हैं। पहला तार जो होता है, हमारी वाणी, हमारे शब्द आपके कान पे जाके जुड़ता है। तो वो क्या है कि डायरेक्ट हम जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है, पहला तार। दूसरा तार हम अपने दिमाग से आपके दिमाग पे फेंकते हैं। पहला वाला तार कभी नहीं टूटता क्योंकि आवाज जाती रहेगी और पहुंचती रहेगी। लेकिन दूसरा वाला तार अगर टूट जाता है ना, दिमाग से दिमाग वाला, यानी कि इसका मतलब आपने वो तार कहीं और जोड़ दिया, तो आप सुनते जा रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कब खत्म हो गया। तो वहां पर फिर हो जाता है कि वो चीज, वो टॉपिक स्किप हो जाता है। ऐसा आपके साथ सुबह घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही वहां से चालू हो जाता है। आप घर से एक्टिवा लेके निकलते हो ना क्लास के लिए, तो आप अपनी पार्किंग से जैसे ही बाहर निकालते हो, बाहर निकालने के बाद एक थोड़ा सा एक्सीलेटर दिया, उसके बाद रास्ता आपको पूरा पता है। आपके दिमाग में कुछ और चलना चालू हो जाता है, कुछ तो चलता है, क्लास में जाने के बाद क्या करना है, क्लास में पहुंचते ही मुझे फोन लगाना है और मुझे फोन पे बात करनी है कि ओहो। तो ये दिमाग में जो बात चल रही है ना, आपको ऐसा लगता है ना, अरे मैं, ओ माय गॉड, क्लास तो कब की आ गई, मेरे को पता भी नहीं चला। ऐसा होता है, रास्ते का ख्याल ही नहीं रहता। तो ऐसे क्या होगा कि टॉपिक का आपको ख्याल नहीं रहेगा। अगर टॉपिक, तो आपको वो सेकंड वाले तार पे कंसंट्रेट करना है। वो सेकंड वाला तार टूटा, मतलब आपके रिजल्ट पे सीधा इंपैक्ट उसका पड़ना है। और इकोनॉमिक्स पार्ट 2 जो आपका मैक्रो पोर्शन आने वाला है, वो पूरा टेक्निकल है। तो हालांकि मैं कोशिश, मुझे पता है कि ऐसा होता है, इसलिए मैं एक चीज को तीन तीन बार बोलता हूँ। मेरे को पता है पहली बार में यार कोई 5 बच्चों का ऐसा होगा कि दिमाग कहीं और होगा, दूसरी बार में दिमाग कहीं और होगा, तीसरी बार में नहीं भी नहीं, अगर उसने दिमाग लगाया तो यार फिर उसकी वो जान है। भाई अपन क्या ही कर सकते हैं, एक चीज को 2 से 3 बार मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ,
ठीक है। तो अपने को कोशिश करना है कि पहली बार में सुन ले, उसके बाद दिमाग कहीं और लगा ले। जिसने पहली बार में सुन लिया उसका दूसरी बार में इंटरेस्ट ही बन जाता है कि यार चलो रिवीजन हो रहा है। यस। तो कोशिश करना कि क्लास के दौरान, अगर कई बार होता है ऐसा, दिमाग जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन इतना अपन को पता होता है कि अपन कुछ सोचने लगे हैं, तो तुरंत एकदम दिमाग को झटक के ना वापस क्लास में लाओ कि नहीं यार, ये 1 घंटे की तो बात है, उसके बाद सोच लेंगे अपन। क्योंकि फोन पे बात तो हो ही गई अपनी सुबह सुबह, तो अब उसने जो मैसेज देना वो अपन बाद में भी देख सकते हो, तो दिमाग में उस बात को सोचना नहीं है अपन को। बात समझ में आ रही है क्या? यस। सोचेंगे तो पीछे रह जाएंगे। क्लियर है क्या? चिन्मय, गए चिन्मय, काय रे चिमनिया? अब दूसरी बात इकोनॉमिक्स को लेकर, इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में है, एक है प्रथम, एक है द्वितीय। जो द्वितीय है वो मैं लेने वाला हूँ, ऐसा रोहन सर ने बोला कि यार अगर आप ले सकते हो, तो मैंने बोला ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो है इकोनॉमिक्स का, लाइक मैक्रो जो नया जुड़ा है, वो अब पोर्शन में आपका मैं लेने वाला हूँ। अब उसमें क्या खास बात है? उसमें खास बात यह है कि जो इकोनॉमिक्स प्रथम है उसके कुछ टर्म्स उसमें यूज होते हैं। इकोनॉमिक्स प्रथम जो आपका है, लाइक वो नहीं होता, वो झूले वूले, झूले बनाना आप सीखते नहीं हो? वो यहाँ से बैठे फिसल के नीचे है, और फिर वो एल के ऊपर झूले बनाते हैं, डिमांड सप्लाई, कि अगर इसका रेट बढ़ा तो इस पे क्या असर पड़ेगा, इसका कम हुआ तो इस पे क्या, किसको ज्यादा मजा आने वाला, डिमांड सप्लाई के सारे नियम कानून चलते हैं। तो वो टर्म्स बहुत सारी उसमें यूज होनी है। अब अगर अपन मैक्रो को स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि कुछ लोग का अभी अभी खत्म हुआ है तो उनको टर्म्स के बारे में जानकारी, लेकिन कुछ लोग ने हाथ ही नहीं लगाया आफ्टर एग्जाम, तो उनके लिए एक थोड़ा सा ये कह लो, रिक्वेस्ट कह लो, मेरी साइड से निर्देश कह लो, कि मैक्रो अपन स्टार्ट करें उससे पहले माइक्रो का एक रिवीजन आप लोग कर लें। तो माइक्रो के रिवीजन की अगर क्लासेस भी होने वाली हैं शायद, फुल कोर्स का रिवीजन के लिए यहाँ पर बात हुआ है शायद, है ना? तो माइक्रो की अगर रिवीजन क्लासेस होती हैं, अगर मैम आ पाती है, वो लेती है ना, मैम लेती है ना, एक आती है मैम, क्या नाम है मैम का, सोम्या मैम। यस। तो अगर वो फेस टू फेस अगर ले पाती है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाता है या फिर समय का कुछ ना कुछ फंसी कहानी रहती है, तो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे या होंगे शायद यूट्यूब पर। तो आप क्या करें कि एक शेड्यूल बना लें, ताकि आपका क्या है भाई, 50 नंबर के लिए पढ़ना तो है ही उसको भी, और वो कहीं ना कहीं मदद करेगा मुझे, कि मुझे इतना ज्यादा समय उन शब्दों पे नहीं देना पड़ेगा जो आपका पार्ट 1 में है। वरना प्रैक्टिकली सोचो ना कि वो एक्सेजरेट होता चला जाएगा, फिर ऐसा लगेगा अरे यार इसको तो 2 महीने हो गए, खत्म ही नहीं हो रहा है। अब सीन समझ रहे हो क्या? मुझे भी समझना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो उसके लिए अभी ये मंडे से सोचा था कि मैक्रो स्टार्ट करें, पर मेरी इनसे बात हुई मैनेजमेंट से, तो मैंने बोला यार कि बिना उसके तो फिर मेरे लिए लोड ये बढ़ जाएगा कि मेरे को उस पर भी डिस्कशन करना पड़ जाएगा। तो आई जस्ट वांट कि मुझे उस पर डिस्कशन करने में समय ज़्यादा ना देना पड़े। आप लोग अपने लेवल पे उसको मैं एक बार पूछ लूंगा उनसे कि कब कैसे क्या हो सकता है, तो अपन एक स्केड्यूल बना देंगे, और स्केड्यूल के हिसाब से वो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आपको उस स्केड्यूल, उस शेड्यूल के हिसाब से ही उसको फॉलो करें। जैसे कि क्लास चलती है रोज 1 घंटा, 1 घंटा रोज आप पढ़ो, साथ में पेन पेपर लेकर बैठो। मुश्किल से 15 दिन लगेंगे शायद उसको रिवाइज करने में, तो उधर वो रिवाइज होगा। भाई अपने को इतनी जल्दी तो है नहीं भाई, अपन खराब तरीके से तैयार करें, इससे अच्छा कुछ वक्त देकर अच्छे तरीके से तैयार करें। क्योंकि अब अपने पास, अपन लोग के पास अभी पता है समय वो नहीं है, जैसे आज स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 महीने बाद एग्जाम है, आज स्टार्ट कर रहे हैं जिस दिन खत्म हुआ उसके 1 महीने बाद एग्जाम होगा। तो हम लोग के पास उतना समय नहीं होगा कि यार अपन 2 बार 3 बार करें, पहली बार ही इतने अच्छे से करें कि रिवीजन में कम वक्त लगे। जैसे नेगोशिएबल अपन दम लगा के कर रहे हैं, अगर अपन समय दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब रिवाइज करेंगे आप तो समय कम लगेगा। बराबर है क्या? तो ये चीज आप लोग सर प्लीज ले लीजिए कल राइटिंग प्रैक्टिस। आपको ये सीन समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक्स का तैयारी कैसे करने का है? ठीक है। तो ये मंडे
से अगले सैटरडे तक एक गैप देते हैं। होपफुली अगले मंडे से अपन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं इसको। तो तब तक कम से कम थोड़ा बहुत बेस आपका आपका बेस क्लियर करने में आपको 50 नंबर का फायदा है। सोचो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका कुछ तो कवर हो रहा है इस बहाने से कि उसको करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और डैम इजी है। सबसे ज्यादा इजी कौन सा सब्जेक्ट है? जो नया वाला इकोनॉमिक्स है। सबसे ज्यादा इजी कौन सा है? जो नया वाला इकोनॉमिक्स है। उसे टफ कौन बना सकता है? सिर्फ आप। ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर वो टफ हो जाएगा। टेक्निकल तो है, टेक्निकल है, टफ नहीं। टफ कौन बना सकता है? आप। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है उसको टफ बनाने के लिए। आपको क्लास में ध्यान नहीं देना है, आपको बाहर घूमते रहना है, आपको होमवर्क दिया जाएगा, आपको वो होमवर्क नहीं करना है, आपको घर जाके स्टडी नहीं करनी है। इतनी मेहनत करोगे तब जाके कहीं जाके वो टफ होगा, नहीं तो है तो इजी। तो अपने को बहुत मेहनत करनी है कि नहीं करनी है? बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने को इकोनॉमिक्स पार्ट 2 के लिए मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है कि उसे टफ बना दें अपन। यस हर्षिता, पैराशूट उतार के बैठ जा। अच्छा उतारा हुआ है वो तेरा? अच्छा जैकेट का, हाँ अभी वही तो। अब ठीक है। तब तब से बैग टांग के बैठी हुई है, मुझे लगा कूदेगी कहीं। भूल गई थी? अच्छा चलो। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अभी जिसको आना था वो आ चुके हैं और जिसको नहीं आना था वो सोच चुके हैं। तो तो अपन स्टार्ट करें। ओके। ये जनता क्या कह रही है? सर क्या आपका हो गया? ठीक लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। चलो बघेल बीसीआर। तो बीसीआर कहाँ से आ गया? ये बीसीआर तो अपने साथ था। बीसीआर अपने साथ था ना? बीसीआर हट गया वो अच्छा लगा होगा आपको, है ना? इंग्लिश में होता था, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता था, समझ ही नहीं आता था। ओ, आपकी वजह से अभी तक तो हार्ड नहीं लग रहा है। अच्छा, इसमें वजह तुम हो, मैं नहीं हूं। वजह तुम हो बेटा, आप ध्यान से पढ़ रहे हो। हाँ सर, मैक्रो कब शुरू होगा? तब तक हम माइक्रो कर लेंगे। मैक्रो बेटा बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आप आंख बंद करोगे, आंख खोलोगे, मैक्रो शुरू हो जाएगा अगले हफ्ते। चलो शुरू करें चिन्मय? नहीं करें? ओके। तो हम लोग एक छोटा सा पोर्शन है प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये स्टार्ट कर रहे हैं। जब इसमें डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन करके सुनेंगे तो मुश्किल से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब इसमें लिखने लगेंगे तो पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको इसने बहुत ज्यादा इलोबरेट करके कहा है। प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करना। किसको प्रेजेंट करना? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब अपन बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज की, या चेक की, या फिर आपका प्रोमिसरी नोट की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 बार प्रेजेंट किया जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 बार प्रेजेंट किया जाता है। पहली बार एक्सेप्टेंस के लिए, दूसरी बार पेमेंट के लिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 बार प्रेजेंट किया जाता है। पहली बार एक्सेप्टेंस के लिए, भाई जैसे मैंने आप पे बिल लिख दिया कि भाई 3 महीने बाद 50,000 रुपए दो, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि भैया एक्सेप्ट कर दो। आपने एक्सेप्ट करके मुझे वापस दे दिया। 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद मैं फिर वापस से एक बार वो कागज लेकर फिर प्रेजेंट करूंगा कि भैया पैसे दे दो। आप मुझे पैसे दे दोगे। तो प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितनी बार किया जाता है? 2 बार। एक बार एक्सेप्टेंस के लिए और दूसरी बार पेमेंट के लिए। अब ये डिसऑनर कैसे होगा? मैं आपके पास गया, भैया एक्सेप्ट कर दो, आपने नहीं किया, डिसऑनर हो गया। आपने एक्सेप्ट कर दिया लेकिन ड्यू डेट पर मैं आपके पास पैसे मांगने का, भैया पेमेंट कर दो, आपने नहीं किया, तो डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो डिसऑनर भी 2 तरीके से होता है, फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और फॉर नॉन पेमेंट। अरे या तो आप पे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो भी वो कागज वहीं खत्म हो गया, खराब हो गया,
या फिर आपने पे नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट तो कर लिया था ड्यू डेट पर जब मैं आपके पास गया, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई तब आपने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि जाओ भागो, तो यहां से नहीं करता मैं पेमेंट, तो भी वो क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। यस, तो डिसऑनर दो तरीके से हो जाता है। चेक के केस में बात करें तो अपन ने चेक लिखा, चेक में एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है क्या? मैंने अगर बैंक पे चेक लिखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, मान लो बॉब में मेरा अकाउंट है, तो मैंने बॉब पे चेक लिखा कि चिन्मय को 10,000 रुपए दो, तो चिन्मय वो चेक लेकर उसके पास पहुंचेगा, ये डायरेक्ट पेमेंट के लिए पहुंचेगा। एक्सेप्टेंस की जरूरत है क्या? नहीं, तो यहां पर सिर्फ पेमेंट के लिए पहुंचते हैं। अब दो बातें होंगी, या तो बैंकर चेक की पेमेंट कर देगा या फिर नहीं करेगा। अगर बैंकर ने चेक की पेमेंट कर दी तो बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं करी तो डिसऑनर हो गया। इसी को बाउंसिंग ऑफ चेक बोलते हैं हम आम भाषा में, और टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पे डिसऑनर बोला जाता है। डिसऑनर मतलब बेइज्जती कर दी, ऑनर मतलब इज्जत, डिसऑनर मतलब बेइज्जत। तो बड़ा बेआबरू करके रुखसत कर दिया उसने अपने दर से सवाली को। यस, कि चल मवाली, काहे का सवाली, भगा दिया। तो अगर भगा दिया तो आप भाग के आओगे, भाग के आओगे तो किसके पास आओगे? सरकार, सरकार नहीं, आप जिसने चेक दिया उसके पास आओगे कि देखो ना भैया यार, वो तो पेमेंट ही नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये लो पैसे, कितने? 50,000 का चेक था, तो आप मुझसे कितने पैसे ले लोगे? 50,000 से ज्यादा लोगे, क्योंकि क्या होता है जब चेक बाउंस होता है, चेक बाउंस होता है तो आपके खाते से पैसा कटेगा, बाउंसिंग चार्जेस तो होंगे ना कुछ। मैंने आपको चेक दे दिया, प्रैक्टिकली सोचो, मेरे खाते में पैसे ही नहीं है तो कटेंगे कहां से? भाई बैंक अपना हिसाब तो करेगा ना, अरे हाँ या हाँ। तो क्या होगा, बाउंसिंग चार्जेस आपके, कभी भी देखना, कभी जैसे होता है ना, किसी का कभी चेक बाउंस हुआ क्या? नहीं। तो सुनो, ऐसा होता है, चेक बाउंस होता है ना, जैसे मान लो कि मुझे आपको पेमेंट करनी है, मुझे आपको मुझे पेमेंट करनी है, आपने मुझे चेक दिया 10,000 रुपए का, मैं क्या करूंगा, अपने बैंक में चेक लगाऊंगा, चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया यानी कि आपके बैंकर ने रिजेक्ट कर दिया, तो मेरा बैंक क्या करेगा, बाउंसिंग चार्जेस, क्योंकि मैंने तो अपने बैंक में लगाया ना उस चेक को। भाई आप तो कागज लिख के फ्री हो गए, मैंने अपने बैंकर में लगाया, तो मेरा बैंकर क्या करेगा, मान लो कि 300 रुपए उसने चेक बाउंसिंग चार्जेस के काट लिए, ठीक है। अब मैं आपके पास गया कि अरे यार उसके तो चेक बाउंस हो गया, तो आपने बोला अच्छा अच्छा एक काम करो कैश ले जाओ 10,000, मैंने कहा 10,000 नहीं, 10,300 रुपए दो, क्योंकि आपकी वजह से नुकसान हुआ वो। बात समझ में आती है? तो अगर चेक प्रेजेंट अपन ने कर दिया और अपन एकदम ठीक पार्टी हैं, अपन गुड फेथ वाली पार्टी हैं, अपन ने समय पर उसको लगाया और उसके बाद वो बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो डिसऑनर होने पर जितना कॉम्पनसेशन होगा, जितना खर्चा होगा, सारा खर्चा अपन उससे वसूल करेंगे। बात समझ में आ रही है? यस। अब मान लो चेक ने पे कर दिया जो कि नहीं पे करना था, बैंक ने चेक की पेमेंट कर दी जो कि पे नहीं करनी थी, इसका मतलब क्या हुआ कि बैंकर लायबल होगा। हमने बात किया, हमने क्या बात किया कि अगर बैंकर के पास चेक जाता है, सिर्फ ध्यान से सुनो, कहानी चल रही है, कुछ पढ़ नहीं रहे अपन, अपन कुछ पढ़ नहीं रहे, अपन सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब लिखने लगेंगे तब सिर्फ लिखेंगे अपन, तब भी कुछ नहीं पढ़ेंगे, मतलब आज साला पढ़ेंगे ही नहीं, अभी सिर्फ बात कर रहे हैं। मैंने आपको एक चेक लिख के दिया, या अपन ने एग्जांपल लिया था कि मेरा चेक ड्रॉ से चोरी हो गया, चोरी हो गया, बैंक के पास गया, बैंक ने क्या किया, उसका पेमेंट कर दिया, लेकिन बैंक को डाउट था। अगर बैंक को डाउट था तो क्या बैंक को पे करना था? नहीं करना था। अगर बैंक ने पे कर दिया तो क्या बैंक उसके लिए जिम्मेदार होगा? यस, बिल्कुल जिम्मेदार होगा। इसे क्या कहेंगे कि बैंक ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं किया, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो अगर बैंक ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया है तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन अगर बैंक ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं किया तो बैंक जिम्मेदार होगा। इन ड्यू कोर्स नहीं किया मतलब बैंक ने लापरवाही बरती, बैंक ने नियमों का पालन नहीं किया, चेक अनडेटेड था उसके बावजूद भी पे कर दिया, इसका मतलब बैंक ने नियमों का पालन नहीं किया। तो ये सारी कहानियां लिखने की जगह एक छोटा सा स्टेटमेंट क्या लिख देते हैं, अगर बैंक ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया है,
if the payment is made in due course by bank, then bank is not be liable. बैंक कभी लायबल नहीं होगा. अदरवाइज वाइस वर्सा. वाइस वर्सा समझते हैं क्या होता है? वाइस वर्सा बारिश वर्षा पाउस. वाइस वर्सा मतलब इसका विपरीत, इसका उल्टा. अदरवाइज वाइस वर्सा. तो आपको पूरा लंबा, बहुत लंबा चौड़ा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सा लिखोगे आपका काम हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बैंक ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया है तो बैंक लायबल नहीं होगा. अदरवाइज वाइस वर्सा मतलब अदरवाइज बैंक ने, अदरवाइज लायबल होगा. अदरवाइज, ये अदरवाइज वर्ड का क्या मतलब है? अगर बैंक ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं किया है तो लायबल होगा, बैंक ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया है तो लायबल नहीं होगा. तो बैंक की लायबिलिटी वाला सीन है यहां पर आ गया. यस अच्छा. तीसरा आपका पॉइंट आता है प्रोमिसरी नोट. इसको इसका एक्सेप्टेंस होता है क्या? भाई मैंने आपको एक कागज लिख के दिया कि 3 महीने के बाद मैं आपको 50,000 रुपए देने का वचन देता हूं. एक कागज लिख के दिया, 3 महीने बाद मैं आपको कितना देने वाला हूं? 50,000 रुपए देने का वचन मैंने आपको दे दिया. ठीक है, 3 महीने बाद, अच्छी बात है. तो इसका प्रेजेंटमेंट के लिए अगर अपन बात करेंगे तो डायरेक्ट पेमेंट के लिए होगी. तो 3 महीने बाद आप क्या करेंगे? प्रेजेंटमेंट के लिए मेरे पास आएंगे कि लाओ जी पेमेंट करो. अब इससे एक चीज क्लियर होती है कि एक्सेप्टेंस के जितने भी रूल्स होंगे वो सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए होंगे, प्रोमिसरी नोट और चेक के लिए नहीं होंगे, क्योंकि उसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है. यस तो कई बार ऑब्जेक्टिव आता है ना, तो उसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार प्रोमिसरी नोट था कि क्या था, यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है. जहां एक्सेप्टेंस सामने आ जाए वहां पे आंख बंद करके बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे आप टिक कर सकते हो. पर आंख बंद करोगे तो दिखेगा कैसे? आंख खोल के करना है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज को देखते ही शॉर्ट कर देना है जहां एक्सेप्टेंस की बात आएगी. क्योंकि एक्सेप्टेंस जैसी चीज चेक में नहीं होती, एक्सेप्टेंस जैसी चीज प्रोमिसरी नोट में नहीं होती है. लेकिन ऑब्जेक्टिव अपन को आना नहीं है. ओ माय मिस्टेक. हाँ यार, ऑब्जेक्टिव तो अपन को आना ही नहीं है. अपन को नहीं आता ना. हाँ ये बड़ा साला कभी ना बना है. हमको तो खुद फोकट के मार्क्स देते नहीं. इकोनॉमिक्स वालों को दे रखे हैं, मैथ वालों को दे रखे हैं, अकाउंट्स और लॉ को नहीं दे रखे ना बिल्कुल भी. अकाउंट्स में भी यार आपको डायरेक्ट 16 नंबर मिल जाता है, कुछ भी आप वो करो. और बैलेंस शीट बस एक टांग पे खड़ी हो जाती है, वहां दिक्कत आती है ना. होती है आपकी कहीं से, तो फिर अपन इधर से निकाल के इधर फंसाते हैं, कुछ करते हैं अपन कि कितनी फिगर का है. मैं आपको एक तरीका बताऊंगा बहुत अच्छा. चोट्टा बंदी होती है ना, चलाक चलाक लोग, वैसा वैसा वाला बताऊंगा. अभी नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा आपको जब आपकी एग्जाम आने वाली होगी ना, तब बताऊंगा कि यार कैसे उसके दिमाग के साथ खेला जाए जो कॉपी चेक कर रहा है. तो वो बात की बात है. अभी अभी से क्यों सिखाना? अभी तो ये सिखाना कि भाई आप अपने दिमाग के साथ खेल लो, तैयारी अच्छी कर लो. ठीक है, तो हाँ बताएंगे, बताएंगे. ये भी निःशुल्क बताया जाएगा आपको, कोई शुल्क आपसे इसके एवज में वसूल नहीं किया जाएगा. बिल्कुल सब कुछ ये निःशुल्क ज्ञान चल रहा है. जय श्री महाकाल. अरे वाह. चलो तो ये क्लियर है. प्रेजेंटमेंट के लिए क्या बेस है? प्रेजेंट. तो प्रेजेंटमेंट के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो 2 बार ही होने वाला है, एक्सेप्टेंस के टाइम पे, पेमेंट के टाइम पे, जबकि इन दोनों केसेस में सिर्फ पेमेंट के टाइम पे होने वाला. अब प्रेजेंट किसको करें? यार जिसको करना है उसको करें, और किसको करें? अगर मान लो कि प्रेजेंटमेंट किसे किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो प्रेजेंट किसे किया जाएगा? ड्रॉई को किया जाएगा. और किसे करेंगे? अरे प्रेजेंट किसको करेंगे? ड्रॉई को करेंगे. भाई आप जैसे ही ड्रॉअर, ड्रॉई, ये चीज को थोड़ा सा दिमाग में ले आओ कि भाई लिखने वाला ड्रॉअर, जिस पर लिखा है ड्रॉई, और पेई, पेई तो चलो बात की बात हो गई. तो स्वीकार कौन करने वाला है यहां पर? ड्रॉई. तो प्रेजेंट किसको करना है? ड्रॉई के पास. ड्रॉअर करेगा किसके पास? करेगा ड्रॉई के पास. ड्रॉअर का जरूरी है ड्रॉअर ही करे? नहीं नहीं, ड्रॉअर का एजेंट भी कर सकता है, उसका बंदा चला जाएगा, नौकर चला जाएगा उसका. लेकिन करेगा किसके पास? प्रस्तुत किसके पास करेगा? ड्रॉई के पास.
क्या ड्रॉई के पास ही जरूरी है? नहीं, उसके भी एजेंट को दे सकते हैं अपन, वो उससे साइन करा के दे देगा। लेकिन प्रस्तुत अपन को ऑथोराइज पर्सन के पास ही करना। ऑथोराइज कौन है? ड्रॉई। यस। कितने समय में करना है? 48 घंटों के अंदर। कितने समय में करना है? विद इन 48 आवर्स। कितने समय में? विद इन 48 आवर्स। अच्छी बात है, कर लिया। सहमति तो अपन को 48 घंटों के अंदर ले लेनी है ना सामने वाले की। भाई 2 दिन बहुत होते हैं। कागज लिखा, लिखने के बाद आप क्या करो, उससे 48 घंटे में सहमति ले लो। आपको लग रहा है यार मेरे को तो 4 दिन लगेंगे, तो 3 दिन बाद की डेट डालो ना उस पर लो 48 घंटे में। अरे जब उसके बाद जा रहे हो तब जाते जाते डेट डाल लो ना। आपको डॉक्टर मना किया है क्या कि डेट कभी डालने का? कभी नहीं। आप डेट डालो, लेकिन 48 कानून ने बोला है तो मैं आपको बोल रहा हूं, वरना सामने वाला 48 घंटे के बाद भी साइन कर रहा है तो अपने को क्या तकलीफ है? बात समझ में आ रहा है? चलो, तो उसकी सहमति अपन ने ले ली। अब अपन उसके पास पहुंच गए रात को 10:30 बजे की बिल को एक्सेप्ट करो। उसका दरवाजा खटखटाया, तो उसको गुस्सा आएगा कि उसको अच्छा लगेगा? गुस्सा आएगा कि यार ये कोई टाइम है? तो आपने बोला अच्छा सॉरी, आप रात को 1:30 बजे आए, आप दरवाजा खटखटा रहे हो। तो वो उठ के आया कि ये कोई टाइम है? आपने बोला सॉरी। आप सुबह 6 बजे पहुंच गए, दरवाजा खटखटा रहे हो। उससे इस बार आपको सीधा अंदर ले लिया और कागज की जगह आपको एक्सेप्ट कर लिया, तो बहुत मारा, आपकी चीखें निकल रही हैं, पूरी रात भर परेशान कर रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है यार, चेक प्रेजेंटमेंट का टाइम क्या होगा? ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। अरे सुबह 10 से 6 के बीच में आओ ना यार, ये कोई समय है क्या रात को 10 बजे 10:30 बजे? और 10:30 रात को 1:30 बजे नॉक करके मतलब बहुत ज्यादा जेंटल बन रहे हो। मैंने आपको कहीं परेशान तो नहीं किया? उससे बोला आओ, परेशान तो अब मैं आपको करता हूं। ठीक है, फिर आपसे वो सुबह पूछेगा आप ज्यादा परेशान तो नहीं हुए? आप बोलो बात मत करो यार, बिल एक्सेप्ट तो करते नहीं हो, मारपीट करते हो। तो आपको कब जाना है प्रस्तुतिकरण के लिए? रीजनेबल टाइम पे जाना है। अगर अनरीजनेबल टाइम पे जाओगे और उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। एक्सेप्ट हो या पेमेंट हो, दोनों केस में रीजनेबल टाइम पे जाना है। ठीक है, यानी कि पूछा जाता है कि प्रेजेंट कौन करेगा, तो प्रेजेंट जिसके पास कागज है वही करेगा। जिसके पास कागज है वही एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंटमेंट करेगा। अब सवाल यह है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या हमेशा प्रेजेंटमेंट के लिए ड्रॉअर साइड से ही जाएगा? यस और नो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक छोटा सा ट्विस्ट है, अभी देखेंगे अपन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे देखो, देखो समझने की कोशिश करना, अगर आए तो, नहीं आएगा तो समझाएंगे। ठीक है, ए ने जेड के ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिखा। ठीक है, डॉक्यूमेंट लिखा है, अभी इतने में बी इसके पास आ गया कि भैया मेरे पैसे। तो इसने कहा मैंने जेड के ऊपर कागज लिखा है, उससे एक्सेप्ट करवा के वापस ले लू, फिर वो कागज तुम ले जाना। तो इससे बोला अरे जेड, जेड तो हमारे ही शहर में रहता है, आप तो कागज दे दो मैं एक्सेप्ट करवा लूंगा। यस, इसका मतलब ड्रॉर की जगह कोई और एक्सेप्ट करवाने वाला है। क्लियर है? बी को कौन मिला? सी मिला। सी ने बोला मुझे पैसे, तो ये दोनों सेम सिटी के थे। इसने बोला अरे यार वो जेड रहता है ना अपने शहर में। तो सी ने कहा जेड, जेड तो हमारे मोहल्ले में रहता है यार, लाओ मुझे दे दो मैं एक्सेप्ट करा लूंगा। यानी कि कागज सी के पास है लेकिन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। कागज सी के पास है लेकिन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। सी को डी ने पकड़ लिया, डी ने बोला मेरे पैसे। डी ने क्या कहा? मेरे पैसे। तो सी ने बोला कि यार अपने हमारे मोहल्ले में एक जेड रहता है। अरे जेड, जेड तो मेरे जीजा जी है, ला मैं करा लूंगा। तो ये जीजा जी के पास, ये जीजा जी के पास गया एक्सेप्ट करवाने। तो अब यहां पर एंडोर्स सी भी एक्सेप्ट करवा रहा है। इसे क्या कहते हैं अपन? होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कह देते हैं, हाँ या ना? तो होल्डर भी करवा सकता है और ड्रॉअर भी करवा सकता है एक्सेप्टेंस के लिए। यस,
बात समझ में आ रही है? ओके तो एक्सेप्टेंस के लिए इन जनरल, ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया ना कि सामने वाले ने बिना एक्सेप्ट किया वही ले लिया, लेकिन जनरली कोई लेता नहीं कि कौन हेडेक पालेगा यार, पहले तो मैं एक्सेप्ट करवाने जाऊं और फिर मैं पेमेंट लेने जाऊं, तो तुम एक्सेप्ट करवा के ले आओ। लेकिन क्योंकि तुम जो हो वो टाल रहे हो कि यार मेरा जाना नहीं हो पा रहा, मेरा जाना नहीं हो पा रहा, तो उस सूरत में मैं ले लूंगा कि ला यार मैं जा रहा हूं, मैं ही करवा लूंगा। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है, हाँ या हाँ? हाँ, तो ये नौटंकियों से बचने के लिए बंदा सोचता है लाओ यार मैं ही करवा लूंगा। तो जब ये होता है ना लाओ यार मैं ही करवा लूंगा, तो जाहिर सी बात है ड्रॉर तो नहीं करवा रहा है, ड्रॉर के अलावा कोई और करवा रहा है, तो मिस्टर होल्डर करवा रहे हैं। तो मिस्टर होल्डर ने अगर एक्सेप्टेंस के लिए गए हैं तो वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। यस, चलो अब जेड ने उसको डिसऑनर कर दिया तो वापस से पीछे उल्टा घूम जाएगा कागज, बराबर है? तो एक्सेप्टेंस के लिए प्रस्तुत कौन करेगा? तो ड्रॉर करेगा, होल्डर करेगा, ठीक है? ड्रॉर भी होल्डर होता है, तो होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? उसको एक्सेप्टेंस के लिए लेकर जाएगा। पेमेंट के लिए कौन प्रस्तुत करेगा? होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट करेगा, ठीक है? अब बात आती है कि डिसऑनर हो गया तो क्या हो गया? तो कुछ नहीं है यार, कॉम्पनसेशन मांगेंगे और क्या। अरे भाई मैंने चिन्मय पर एक बिल लिखा 50,000 रुपए का, बिल, चेक नहीं, बिल। वो बिल, चलो यहां देखते हैं। ए ने जेड पर बिल लिखा, जेड ने एक्सेप्ट करके ए को वापस दे दिया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, डी ने डी के पास आ गया, डी होल्डर है, डी पैसे मांगने गया जेड से, तो जेड ने पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए तो अब इसके बाद दोनों राइट है, ये तो जेड पे भी सूट फाइल कर सकता है क्योंकि जेड के नाम का कागज है। अरे जेड को पैसे देना है उस कागज में और डी को पैसे लेना है उस कागज में, तो कानूनन वो उस पर भी सूट फाइल कर सकता है और अपनी प्रायर पार्टी से भी ले सकता है। तो अगर जेड दिवालिया ही हो गया तो प्रायर पार्टी के पास जाएगा, और अगर जेड दिवालिया नहीं हुआ तो उसमें केस तो फाइल कर सकता है। जब उसमें केस फाइल करेगा तो केस फाइल करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। कुछ याद आ रहा है? नोटिंग प्रोटेस्टिंग या फोकट में होगी, और पेड़ के नीचे बैठा है नोटरी पब्लिक कोर्ट में, या कुछ पैसे लेगा? कुछ पैसे लेगा, अपना खर्चा हुआ है, किस वजह से हुआ है? क्योंकि तुमने पेमेंट नहीं करी, तो ये खर्चा कौन देगा? जेड देगा ना। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, वकील का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, दुनियादारी, ये वो सारे खर्चे, प्याज लहसन, सारे खर्चे कौन देने वाला है? यही देने वाला है। कौन? जेड, ठीक है? तो एक आपको जब अपन बात करेंगे ना कॉम्पनसेशन के क्या नियम है, और क्या नियम क्या होंगे, हिसाब की बात है यार। कॉम्पनसेशन के क्या नियम होंगे? नियम यही होंगे कि भैया जो पैसा बनता है वो दे दे, और जो मेरा खर्चा हुआ है वो दे दे। और मान लो कि जेड से नहीं वसूल हो पाता तो ये पीछे घूमेगा सी के पास। सी, 3 महीने की बात थी, 6 महीने हो गए और वो तो दिवालिया हो गया। अब तो मुझे 18% ब्याज के साथ पैसा दे। 18% मतलब 1.5% हो गया महीने का। अरे भाई 18% पर एनम। भाई सीधी सी बात है यार, तेरी वजह से मुझे लेट हो रहा है। तू अगर मुझे पैसे दे देता तो कहानी खत्म हो जाती वहीं, लेकिन तूने ऐसे बंदे का दिया जहां से पैसे ही नहीं वसूल हो पाए। अब मैं तेरे चक्कर में मैं उससे क्यों लड़ता फिरूं? मुझे तो तू पैसे दे, और 4 महीना लेट हो गया तो 4 महीने के इंटरेस्ट के साथ पैसा दे। तो सीधी सी बात है, कॉम्पनसेशन की बात होगी तो यार इंटरेस्ट वगैरह जितना आपका, सीधी सी बात है, जितना पैसा बनता था प्लस जितना आपका नुकसान हुआ प्लस कर दो, उतना कॉम्पनसेशन आप वसूल कर सकते हो। अगर इतनी बात समझ में आती है तो कॉम्पनसेशन वाला पॉइंट यहीं खत्म हो जाता है। नींद आ रही है? कोमल के पीछे पूजा आ रही है? झूठ मत बोल। ये सपोर्ट लेना बंद कर दे, कभी गिरेगी नीचे। ऐसे हाथ नीचे करो। हाँ, अब थोड़ी ऐसे बैठना। तो ना ऐसे बैठी है तो ऐसे बैठे झंग। अभी जैसे अब तू झटका मारेगी ना चश्मा नीचे, तो फिर पता चल जाएगा कि तू सो रही है। समझ में आ रहा है कि नींद? समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ कोई एक चीज आनी चाहिए, फैकल्टी का आपको बेनिफिट होना चाहिए, या तो समझो या सो जाओ। क्लियर है क्या? अच्छा चलो वापस आते हैं। प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। प्रेजेंटमेंट, प्रेजेंट कौन करेगा? ड्रॉर करेगा। किसको प्रेजेंट करेंगे? एक्सेप्टेंस के लिए। एक्सेप्टेंस के लिए ड्रॉई को करेंगे। क्या सिर्फ ड्रॉई को करेंगे? नहीं, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड भी हमने पढ़ा है। अगर ड्रॉई उपस्थित नहीं है
तो कोई दूसरा पक्षकार जिसका हमने नाम, वो खींच दे नाड़ा, तेरे को उधर ही चाहिए तो खींच दे। क्या बोलते हैं इसको, रस्सी? तो बंद करना है तो 3 बार खींचो, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। नहीं, दूसरे वाले से बंद होता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अपन क्या कर बात कर रहे थे? अरे उसके अलावा अपन क्या बात कर रहे थे? ड्राइंग केस ऑफ नीड, हाँ। तो फिर उस डॉक्यूमेंट पे 2 बंदों के नाम है, अगर एक बंदा नहीं मिला तो दूसरे के पास प्रस्तुत करने जाएंगे कि भैया वो तो है नहीं, तुम करो ना, देखो तुम्हारा भी नाम लिखा है, तुम तो कितने अच्छे हो, वो तो ऐसे ही है, असली तो तुम हो, करो ना। तो फिर वो वो अगर कर देता है तो करवा लो, और नहीं कर देता है तो बाउंस हो जाएगा। तो अब एक आखिरी उम्मीद वही है कि भाई करो ना। तो अगर वो कर देता है, अच्छी बात है, नहीं कर देता है तो फिर डिसऑनर होना है। तो ड्रॉई करेगा, नहीं तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड करेगा। तो अपन को प्रस्तुत किसके पास करना है? पहले इसके पास जाओ, इससे भगा दिया तो उसके बाद चले जाओ, उससे भी भगा दिया तो बाजार में हल्ला मचाओ, लेकिन कोई आ जाएगा इज्जत बचाने, उसे क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, योर ऑनर, उसे क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। तो ये इज्जत बचाने वाले भी बड़े आराम कर होते हैं, आ तो जाते हैं, और जब पेमेंट की बात आएगी तो ये भी, इसको भी ढूंढेंगे अपन। यस। हाँ, तो भाई प्रेजेंट किसको करना है ये क्लियर है, प्रेजेंट कौन करेगा ये क्लियर है। प्रेजेंट नहीं हुआ तो डिसऑनर होगा, डिसऑनर होगा तो क्या होगा? कॉम्पनसेशन की बात आएगी, कॉम्पनसेशन कितना तय होगा? जितना नुकसान होगा उतना तय हो जाएगा, ये क्लियर है। अब प्रस्तुत किस समय करना है? तो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स करना है। प्रेजेंटमेंट कब करना है आपको? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स करना है, पब्लिक हॉलीडेज ना हो, सीधी सी बात है। आप उसकी पर्सनल, ये आपका बिजनेस या प्रोफेशनल लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। संडे को आप उसको तंग नहीं कर सकते, संडे को उसके बीवी बच्चों का समय होता है, तो अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ अगर वो समय बिताना चाहता है तो उसे बिताने दो। आपके साथ तो समय बिताएगा 6 दिन, लेकिन बीवी के साथ तो एक ही दिन मिलता है, उसको बच्चों के साथ एक ही दिन मिलता है। तो लॉ ने बोला है कि पब्लिक हॉलीडेज नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर उसने ऐसा कह रखा है, अगर उसने आपको छूट दे रखी है कि भाई तो कभी भी आ सकता है, संडे अंडे मत देखना, तो अगर उसने छूट दे रखी है तो फिर आप बिल्कुल उसके लिए जा सकते हो। अगर नहीं दिया तो लॉ ने बोला है पब्लिक हॉलीडेज को थोड़ा सा छोड़ दो, ठीक है? ओके। कहां पर पहुंचेंगे प्रेजेंट करवाने? उसके घर, उसके ऑफिस, कहां? जहां मिल गया वहां। तो तीनों बात जवाब सही है, जहां मिल गया वहीं करा लो साले से, एक कट साइन कट। तो उसको डिपेंड करता है, जैसे मान लो कि अगर क्वेश्चन, अगर मान लो कि जब आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो ये तय हो गया कि एक काम करना भाई साहब, आप ऑफिस में भेजने था, वहां एक्सेप्ट कर देंगे। तो ऑफिस के बाहर कहीं भी वो इनकार करेगा तो चलेगा, क्योंकि उसने तय कर रखा है कि ऑफिस में। आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपने डिलीवरी पढ़ा? डिलीवरी कहां होगी? जहां तय होता है वहां होगी। अगर तय नहीं किया तो गंतव्य स्थान पे होगी। अगर आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या पढ़ते हैं कि भाई साहब कि डिलीवरी को लेकर कुछ नियम आपने पढ़े होंगे, वो नियमों में आपने क्या पढ़ा होगा कि यार जहां, जैसे मैंने माल बेचा तो डिलीवरी यहीं से ले लो, अगर माल तैयार है तो। यस। अगर माल तैयार होना बाकी है या तैयार जहां हो रहा है वहां से उठा लो। लेकिन हमारे बीच में तय हुआ कि डिलीवरी आप करा के दोगे तो मैं करा के दे दूंगा, आप उसके पैसे मुझे दे दोगे। यस। कहां करा के देनी है साहब? घर पे देनी है। तो अगर घर तय हुआ है तो घर पे देनी है, ऑफिस तय हुआ है तो ऑफिस पे देनी है, और कुछ तय नहीं हुआ है तो हमारी दुकान से उठा के लेके जाओ। ऐसे ही होता है। अरे डिलीवरी के नियम पढ़े होंगे ना अपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। आसान चैप्टर है कि टफ है वो? बहुत इजी है। इस बार उसमें क्वेश्चन आएगा कंडीशन वारंटी में डिफरेंस पे ध्यान रखना। कंडीशन वारंटी नहीं होता कुछ, कंडीशन मतलब कंडीशन होती है और वारंटी मतलब वारंटी होती है, बस ये डिफरेंस है। हाँ, वो ये सी से चालू होता है और वो डब्ल्यू से चालू होता है। वाह यार, आपको तो सारा पता है। तो ठीक वैसे ही यहां पर भी अगर प्रेजेंटमेंट को लेकर अगर कोई प्लेस निर्धारित किया गया है कि यहां तो वहां,
अगर निर्धारित नहीं किया गया है तो फिर ऑफिस में, ऑफिस में नहीं मिलता है तो घर में चले जाओ। अब भाई जाना तो पड़ेगा कहीं, ठीक है। घर पे अगर नहीं मिलता है, भाई ऑफिस का मतलब उसकी दुकान जहां पर भी प्रतिष्ठान में बैठता है, घर से ही बैठ के धंधा करता है तो घर चले जाओ, वही उसका प्रतिष्ठान, वही उसका ऑफिस है। या बाजार में किधर भी मिले वहां पूछ लो उससे करता हो तो। वो कहता है बाजार कोई जगह है क्या, तो कोई जगह तय करी क्या तुमने? भाई बाजार कोई जगह नहीं होती, तो जगह तय करी आपने, यार घर आना चाहिए था, ये बात तय हो गई जगह, घर चले जाओ। अरे भाई अगर तय नहीं तो जहां भी, लेकिन तय हुआ है तो तय के अलावा कहीं और नहीं। बात समझ में आती है? तो ये प्रेजेंटमेंट को लेकर नियम कायदे कानून है। अब कुछ केसेस में आप, अच्छा अगर मान लो आपने समय पर प्रस्तुत नहीं किया, तो आप केस फाइल भी नहीं कर सकते उस पर कि यार पैसे नहीं दे रहा, यार दिखा तो सही फिर देंगे। आपने प्रस्तुत किया नहीं, सीधा नोटिंग प्रोटेस्टिंग करवा ली वो उसके पास जाके, किसके पास? नोटरी पब्लिक के पास, और केस फाइल कर दिया। वो कह रहा है भाई साहब इसको प्रेजेंट करने तो भेजते मेरे पास, प्रस्तुत तो किया ही नहीं। अगर वो ये प्रूव कर देता है कि भाई साहब ये कह रहा है कि इसने मेरे पास प्रेजेंट किया और मेरे पे केस फाइल किया, सर पूछो कब किया? कि परसों मैं खुद आया था सर इसके घर पे और इसने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। उसने दिखा दिया सर मैं कल तो हज करके वापस आया हूं, और मैं तो उम्रा करने गया था, हज करने गया था, मैं तो बाहर था साहब, सऊदी में था। वहां पे हज करने से पहले मैं वो हबीबी हबीबी उधर था, उसके पास फिर हज किया, हज करके वापस आ गया। तो ये किसके पास हुआ है? तुम किसे देख के चले गए भाई वापस? किससे बात किससे करके चले गए? तो वो शर्मिंदा हो गया और बड़ा बेआबरू होकर लौट रहा है वो कोर्ट से, बेइज्जती हो गई। तो अगर आप प्रस्तुत करोगे नहीं तो मेरी जिम्मेदारी बनेगी कहां से? यस, बराबर है। इसका मतलब आपका प्रेजेंट करना, आपका मांगना जरूरी है पैसे। अब मान लो पार्टी ने कहा कि ऑफिस में मिलूंगा, नहीं मिला पेमेंट के लिए, आप उसके घर गए, घर पे भी नहीं मिला, बाजार में भी कहीं घूमते हुए नजर नहीं आया, मतलब वो मिल ही नहीं रहा है, वो मिल ही नहीं रहा है। तो आप डायरेक्ट सूट फाइल कर सकते हो, तो लॉ कहता है यस। अब जब मिल ही नहीं रहा है, देखो लॉ ने पहले क्या बोला कि बिना प्रेजेंट किए हम तेरी बात नहीं सुनेंगे, पहले उससे मांग, आपस में सेटल कर लो। कोर्ट में वैसे ही बहुत सारे केसेस है, एक तुम्हारा भी आ जाएगा, तो काहे को तुम सिरदर्दियां क्रिएट कर रहे हो? तो उसने बोला जी जनाब पहले मैं उससे मांगता हूं। अब अपन उससे मांगने गए तो वो तो मिल ही नहीं रहा है, बहुत मेहनत कर ली, हमें मिल ही नहीं रहा है वो बंदा। अब जब वो मिल ही नहीं रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी हमने अपना अधिकार खो दिया। अब हम नहीं ढूंढेंगे, कोर्ट ढूंढेगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट को हमने पैसे दिए हैं। कोर्ट को पैसे कब दे दिए? स्टैम्प ड्यूटी से, वेरी गुड। हमने कोर्ट को पैसे दिए स्टैम्प टिकट लगाकर, तो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट बोलेगी तुमने प्रस्तुत किया कि नहीं? कर नहीं पाया जनाब, वो मिला ही नहीं। अरे तो घर चले जाते, नहीं है सर, घर खाली कर दिया उसने। और ऑफिस, अरे कहीं दिखा तो होगा, वहीं बात कर लेते हो उससे कि कहाँ रह रहा है वो आज, सर कहीं नहीं नजर आ रहा। अच्छा चलो फिर हम ढूंढ के देते हैं। बात समझ में आ रही है? भाई आपकी बहुत सारे प्रयासों के बाद आफ्टर रीजनेबल सर्च ही इज नॉट फाउंड, नहीं मिल रहा है, तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे पैसे डूब गए। स्टाम्प किस लिए लगाया था? इसीलिए तो लगाया था कि हम बचे रहे। अरे हाँ या हाँ? तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, तब भी उसके ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं। और सूट फाइल करेंगे, जब वो पकड़ आएगा तो कॉम्पनसेशन की बात होगी, तो कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा? कॉम्पनसेशन मिलेगा यार कि भाई हमारा नोटिंग प्रोटेस्टिंग वगैरह का खर्चा दे दे, और अगर हम होल्डर है, मतलब हमें इंडोर्स होकर हमारे पास आया है, तो जितना टाइम हमारा लैग हुआ उस पर 1.5% यानी कि 18%, डेढ़ मत लिखना यार, लॉ में जितना लिखा है उतना लिखो ना, 18% पर एनम लिखो, चाहे वो महीने का डेढ़ ही निकल रहा है, लेकिन 18% पर एनम के हिसाब से आप इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो। आप भी खुश, मैं भी खुश, दोनों राजी खुशी, चिड़िया उड़ खेलेंगे, बात खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात है। अगर ये समझ में आता है ना, तो एक लंबा सा पोर्शन आपको देके रखा है प्रेजेंटमेंट को लेकर, तो वो यही है। यस। अच्छा एक बात बताओ कि, चलो मत बताओ,
कुछ लिखवा दूं क्या आपको मैं? कुछ लिखो, थोड़ा सा तो लिखवा दूं। हाँ यहाँ। ओके। आप अपन क्या करते हैं, एक आंसर लिखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन का, कि कब आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट कब कब कैसे कैसे कहां कहां करना है तो क्लियर है। कब कब प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। देखो पहला तो वो आपने ढूंढा, वो मिला नहीं। दूसरा उसने खुद मना कर दिया, उसने खुद अपना राइट वेव कर दिया। राइट वेव कर दिया का मतलब समझना। अरे ये रहा पानी। उसने अपना राइट वेव कर दिया मतलब, जैसे मान लो कि मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट लिख के दिया, मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर दिया। अब मेरा राइट है कि तू कोर्ट में जाने से पहले मेरे पास आना, पैसे मांगना। ये मेरा राइट है कि प्रेजेंटमेंट का राइट है कि मुझे प्रेजेंट करो और उसके बाद आप मेरे पे चढ़ो। सर फेस टू फेस अटेंड कर सकते हैं क्या लेक्चर? वो भी फ्री में? बिल्कुल आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो तपोवन के नहीं हैं यहाँ। ओके। हाँ फ्री में कर सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली इसलिए पूछ रहा हूँ। फ्री है? चार्जेस है? चार्जेस है, कितना चार्जेस है? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये चार्ज है भाई। किस चीज का? पूरे पूरे कोर्स का? फास्ट, पूरा फास्ट ट्रैक ऑल सब्जेक्ट्स? ऑल सब्जेक्ट फास्ट ट्रैक का मुझे अभी पता चला है कि 2,000 रुपये फीस ये लोग चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर तपोवन पर। तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और फेस टू फेस आओगे ज्यादा अच्छा लगेगा यार, है ना? फेस टू फेस में क्या है कि क्वेश्चनिंग हो जाती है, आपसे डायरेक्ट बात हो जाती है। और थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कभी आपका कुछ मिस हो जाता है और आप घर पे देखते हो तो उसमें वो मजा नहीं आता होगा ना, लाइक जो फेस टू फेस में रहता है। बट हाँ हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हो जाता है। लेकिन जो टाइम पास अपन क्लास में बैठ के करते हैं, अपन को इतने सारे लोग देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसी चीज है जिसमें मान लो हमारा मन नहीं लग रहा तो भी मन मार के बैठना पड़ता है। और इसमें जब अपन इस पे करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो अपन सोचते हैं कि चलो यार अपन जब तक टाइम पास चला अपन चाय पी लेते हैं। और वो चाय पीते पीते वो कोई एक ऐसी बात होती है जो स्किप हो जाती है, जो यहाँ नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। तो इम्पैक्ट तो पड़ता है फेस टू फेस का। तो चलो अच्छा है, मुझे अब पता चल गया। क्योंकि कुछ और बच्चों ने पूछते हैं तो मैं यही बोलता हूँ यार मेरे को पता नहीं है। बट अब मेरे को याद रहेगा, है ना? चलो। तो अपन कुछ करने वाले थे, मैं लिखवाने वाला था कुछ। कुल जासिम सिम सिम सिमरन। हाँ मैं आपको बता रहा था, राइट, राइट टू वेव। तो वेवर मतलब क्या होता है? अपने अधिकार को छोड़ देना। कुणाल मुझे देखो ना, वेवर मतलब क्या होता है? अपने राइट को वेव कर देना। राइट मतलब अगर मैंने आपको एक्सेप्ट करके दिया तो मेरे पास अधिकार है कि आप कोर्ट के पास जाने से पहले आप मेरे पास आकर मांगे। अगर नहीं देता हूं तो आप खुले हैं, आप जा सकते हो। लेकिन अगर मैंने अपना राइट वेव कर दिया, तो आपने बोला कि यार फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा और फिर तुम नहीं दोगे, फिर मैं कोर्ट जाऊंगा, तो मैंने बोला कि भाई ड्यू डेट से पहले तुझे पैसे मिल जाएंगे। अगर तुझे पैसे नहीं मिलते हैं ना, तो तू तो मेरे पास भी मत आना, सीधा जाके कोर्ट में केस कर देना है, मैं अपना राइट छोड़ता हूं प्रेजेंटमेंट का। अगर मैंने प्रेजेंटमेंट का राइट छोड़ दिया तो आप डायरेक्ट जा सकते हो। यस। ओके। लिखो। सिर्फ डिक्टेट करूंगा, मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं क्यों लिखूंगा? मैं भी लिखू क्या? अरे आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। अरे हेडिंग में डाल देता हूं, लिखो व्हेन प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी। व्हेन प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी, ब्रैकेट्स में लिखे नो नीड ऑफ प्रेजेंटमेंट। फर्स्ट लिखें if the maker slash draw e
इफ द मेकर स्लैश ड्रॉई, स्लैश मतलब डंडी ऐसे तिरछी, क्या बोलते हैं आप उसको? स्लैश ही बोलते हो। मराठी में क्या बोलते हैं तिरछी उसको? तिरछी कड़या। तो आप उसको करो। इफ द मेकर कॉमा या स्लैश ड्रॉई और एक्सेप्टर इंटेंशनली, कौन सी नल्ली? इंटेंशनली, हाँ, इंटेंशनली prevents the presentment of the instrument, prevents the presentment of the instrument, presents prevents the presentment of instrument. Second लिखो, if the instrument being payable at place of business, if the instrument being 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 payable at his place of business, at his place of business, payable at his place of business, comma, he closes such place of business, he closes such place of business on a day ब्रैकेट्स में बिजनेस लिख देना, ऑन अ बिजनेस डे लिखाना था मुझे, अब डे लिख दिया तो उसके आगे ऑन अ डे ब्रैकेट्स में लिख दो बिजनेस, ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स। नेक्स्ट लिखो, if the instrument is being payable at some other place, if the instrument being payable at some other place, being payable at some other place, nobody, कॉमा लगा के लिखना, nobody, ब्रैकेट्स में लिख लेना ऑथराइज पर्सन, nobody, ब्रैकेट्स में लिख लेना ऑथराइज पर्सन, ब्रैकेट में लिख लेना ऑथराइज्ड पर्सन टू पे it attends at such place, to pay it attends at such place, in any other cases, next point लिखो, कौन सा आएगा, तीसरा आएगा चौथा आएगा, in any other cases, in any other cases ब्रैकेट्स में लिख लेना place is not specified, in any other cases place is not specified, ब्रैकेट बंद कर लो, he cannot be found after a due search, he cannot be found after a due search, ये 4 पॉइंट्स अपन ने लिखे हैं, ये 4 पॉइंट्स को आप एक बार निगाह मारो। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भाई साहब अगर वो पार्टी आपको खुद प्रेजेंट करने से रोकती है,
तो प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है। यस भाई, आपको प्रेजेंट करना था, आप उसने बोला 2 दिन बाद आ जाओ, दूसरे दिन आपने सुबह फोन किया, उसने बोला 4 दिन बाद आ जाओ, मतलब आपको टाल रहा है वो। आप तो प्रस्तुत करना चाहते हो लेकिन वही प्रस्तुत नहीं करने दे रहा है। बात समझ में आ रही है? इफ द पार्टी, पार्टी कौन होगा? मेकर। जिस प्रोमिसरी नोट का तो मेकर होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कौन होगा? अरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कौन होगा? पैसे देने वाला ड्रॉई होगा। ठीक है, तो ये अगर आपको रोक रहे हैं, रोक रहे हैं, खुद रोक रहे हैं, तो फिर यार उसके बाद हमारी जवाबदारी खत्म हो जाती है कि हम उसे प्रस्तुत करें। हम डायरेक्ट सूट फाइल कर सकते हैं। अपन किस 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 टॉपिक के ऊपर अपन लिख रहे हैं? अपन इस टॉपिक पे लिख रहे हैं कि भाई साहब प्रेजेंटमेंट जरूरी है, लेकिन कब प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है अपन डायरेक्ट सूट फाइल कर सकते हैं। अपन ये टॉपिक देख रहे हैं। तो प्रेजेंटमेंट कब होगा, कहाँ होगा? मुझे नहीं लगता इंस्टीट्यूट इसमें इंटरेस्टेड होगी। इंस्टीट्यूट इसमें इंटरेस्टेड होगी कि कब नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो ये वो चीज पढ़ रहे हैं अपन कि हम तो प्रेजेंट करना चाहते हैं लेकिन यार वो प्रॉपर हमको सुविधाएं नहीं दे रहा है कि हम प्रेजेंट कर पाए। सुविधाएं नहीं दे रहा है मतलब ही इज प्रिवेंटिंग अस टू प्रेजेंट, तो फिर हम नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट हमने लिखा है, सेकंड पॉइंट हमने लिखा है, कुछ कुछ तो लिखा है, इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेएबल एट दिस प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर उसने बोला कि मेरी दुकान पे 10 तारीख को आ जाना, हम पहुंच गए, दुकान बंद थी। अब 11 को जाए, क्यों जाए 11 को भाई? हम क्यों जाए? हम तो कोर्ट चले जाएंगे। अब अगर प्लेस तय कर रखा है कि तुम्हारी, कहीं तय नहीं किया है तो तुम्हारी दुकान पे आ रहे हैं, तय किया है तो तुम्हारी दुकान पे आ रहे हैं, और दुकान तुम्हारा दिन भर बिजनेस आवर्स में बंद थी, बिजनेस डे लिखा है अपन ने, मतलब हम संडे को तो नहीं आए यार। मान लो तुम मुस्लिम हो, तुम जुम्मे का नमाज पढ़ने जाते हो, जुम्मे की छुट्टी रखते हो, हम जुम्मे के दिन नहीं आए, हम सोमवार को आए, मंगलवार को आए, हनुमान जी वाले दिन आए हैं, और जैसे ही तेरे को पता चलता है हम आने वाले हैं, साला वही टाइम तेरे को निकलना हो जाता है। तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अब तू चल, अब हम तेरे पीछे पीछे घूमेंगे क्या? नहीं, तू पीछे पीछे घूमना, कोर्ट में जाएंगे। तो अगर ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग बिजनेस डेज हम उसके ऑफिस में पहुंच गए और वो वहां मौजूद नहीं है, तो यार उसके पीछे तो नहीं घूमेंगे। तो लॉ क्या बोलेगा? अब उसके पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, बिना प्रेजेंट किए आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बात समझ में आ रही है? यस। नंबर 3 इज इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट सम अदर प्लेस, किसी और जगह, भाई कहीं और मिला है क्या, बुलाया कि चलो गार्डन में आओ, गार्डन में मिलते हैं। गार्डन में हम पहुंच गए, हम तो नहीं मिले, लोगों को मिलते हुए देख रहे हैं। भाई अपन लोग जो सिंगल बॉयज हैं, अपन अपन गार्डन क्यों जाते हैं? अपन देखने जाते हैं कि कुछ तो देख लेते हैं, है ना? एक्सरसाइज करने चलते हैं अपन। अच्छा, चलो गार्डन में एक्सरसाइज करेगा, जिम जाया करो। तो हाँ, तो वहां पर मान लो किसी दूसरी प्लेस, किसी होटल में बुलाया, कहीं भी बुलाया, रेस्टोरेंट में बुलाया, तो वहां रेस्टोरेंट, होटल, गार्डन या जो भी प्लेस पर बुलाया गया है, उस प्लेस पर ना वो पहुंचा, ना उसकी कोई खबर, ना उसकी कोई खबर लेकर कोई पहुंचा, कोई ऑथराइज पर्सन वहां पहुंचा ही नहीं है। ऑथराइज पर्सन मतलब या तो वो खुद नहीं पहुंचा, या उसका पट्टा नहीं पहुंचा, उसने मैनेजर को बोल देता है, एजेंट को बोल देता है, भाई हमें पैसे चाहिए थे, पैसे पहुंचाने थे, कोई पैसे लेकर नहीं आया, तो यार अब हम नहीं उसके पीछे पीछे घूमेंगे। देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, कहाँ गया ये रहा। इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल, आप साथ साथ पढ़ सकते हैं, इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट सम अदर प्लेस, स्पेसिफिक अदर प्लेस, नेदर ही और एनी अदर ऑथराइज पर्सन, तो मैंने डायरेक्ट लिखा दिया आपको उसका ऑथराइज पर्सन, ना तो वो आया ना उसका ऑथराइज पर्सन आया, टू पे इट, टू पे इट अटेंड्स एट सच प्लेस, उधर कोई आया ही नहीं ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, और हमने रात को 10:30 बजे तो उसको बुलाया नहीं था, हमने क्या बोला? बिजनेस आवर्स के दौरान आओ। तो भाई बिजनेस, क्योंकि देखो ऐसा मानकर चला जाता है कि सामने वाला बंदा बंदा भी हो सकता है, बंदी भी हो सकती है, ठीक है? तो इसलिए लॉ ने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि यार एक बार ऑफिस क्लोज हो जाता है तो सबको अपने घर जाना होता है, चाहे बंदा चाहे बंदी, घर पे जाके जवाब देना होता है, चाहे बंदा चाहे बंदी। तो आप 6, 6:30, 7 बजे तक का ऑफिस है तो 7 बजे तक आपको उसके ऑफिस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ही मिलना है। अगर आप लेट करोगे तो फिर ये मान के चलेंगे कि आपने उसको प्रॉपर समय नहीं दिया, ठीक है? तो अब अपन बिजनेस आवर्स में पहुंच भी गए पर अगला नहीं कर रहा है, तो अब क्या ही करें, उसके पीछे पीछे नहीं घूमेंगे। एंड द लास्ट वन इज, बहुत ढूंढा साले को, भाई उसने कोई समय जगह ही नहीं तय की। सबसे पहली बात क्या थी? उसने रोका। दूसरा, उसने रोका नहीं,
उसके ऑफिस में गए, उसने ऑफिस बंद कर रखा था। उससे बोला अच्छा वहां जाओ, वहां आए, वहां भी कोई नहीं आया। उसके बाद हमने सोचा यार ये उद्दू बना रहा है, चलो इसको ढूंढते हैं। ढूंढा, मिल ही नहीं रहा। एक ड्यू सर्च का मतलब हमने बहुत एक रीजनेबल मैन जितना खोज सकता है, हमने उसका घर में देख लिया, हमने उसके यारों दोस्तों से पूछ लिया। और क्या हम पुलिस वाले तो है नहीं कि भाई उसके पद चिन्हों को ढूंढते चलेंगे। अपन कोर्ट को बोलेंगे, कोर्ट करेगा। कोर्ट भी क्या ही करेगा, कोर्ट आपका कागज लेके रख देगा साइड में, हो गया। पुलिस को निर्देश दे दिए जाएंगे, पुलिस ढूंढो उसको, पुलिस बोलेगी जी जनाब, तो पुलिस भी अपनी चाय लेके बैठ जाएगी। और कभी किसी अपने आप कभी वो पकड़ा जाता है किसी और केस में, तो फिर उससे सवाल तलब करते हैं, तो फिर पुलिस कहती है देखो हमने उस केस में इसको पकड़ लिया। अरे पकड़ा किसी और केस में था, लेकिन उसके ऊपर 6 केस लगे थे, तो आपके 6 केस एक साथ सॉल्व हो गए। बात समझ में आ रही है? एक हरियाणा का केस था, तो हरियाणा वाले क्या बोलेंगे, दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है उसे, यहां से भागा था, हमने दिल्ली पुलिस में अलर्ट किया था, दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। और दिल्ली ने उसको दूसरे बदमाशी में पकड़ा था। लेकिन होशियारी अपनी यहां से भी चालू हो जाती है। तो ऐसा, तो एक अपराधी को बहुत सारे अपराध करने चाहिए ताकि वो किधर तो पकड़ा ही है। एक अपराध करके आप बच गए, अच्छी बात नहीं है ना? कितना गलत है ये। चलो नेक्स्ट। अच्छा सोचो, प्रेजेंटमेंट की तब भी जरूरत नहीं होगी ना अगर सामने वाले ने आपको दूसरा डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। भाई जैसे मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट लिख के दे रखा है, उसमें 3 महीने बाद 50,000 रुपए देना है। उस पर 3 महीने बाद आपको मुझे 50,000 रुपए देना है। अब आपको वो डॉक्यूमेंट मुझे प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है अगर मैंने 2.5 महीने बाद आपको 55,000 का एक दूसरा कागज लिख के दे दिया कि यार एक काम कर, 1 महीने बाद, 1 महीने का और समय ले ले, 5,000 ब्याज रख लेना। आपने बोला ठीक है। या फिर ड्यू डेट पर, मैंने ड्यू डेट से पहले ही मैंने आपको एक पार्ट पेमेंट कर दिया, पार्ट पेमेंट कर दिया तो वो डॉक्यूमेंट तो वैसे ही, वो डॉक्यूमेंट तो पूरी रकम का है। और मैंने आपको एक पार्ट पेमेंट कर दिया, मैंने कहा 50,000 रखो, 1 लाख का डॉक्यूमेंट था, 50,000 रखो, 50 और करता हूं। तो अब प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक पार्ट पेमेंट कर दूंगा, साथ में 50,000 का नया कागज लिख दूंगा, तो अब नए कागज की जो ड्यू डेट होगी उसको आपको प्रेजेंट करना है, ये वाले को करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? चलो, और एक केस और, क्या अगर वेव कर दिया है, राइट को वेव कर दिया है प्रेजेंटमेंट के, तो फिर आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। ये लिखवाऊं क्या आपको कि जरूरत नहीं है? क्लियर है ना? पर अगर मान लो एक क्वेश्चन आता है कि कब प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है, तो ये 4 बातें तो लिख सकते हैं आप। ठीक है, और ये जो मैंने डिस्कस किया है मेच्योरिटी वाला, ये भी आप लिख सकते हैं। तो एक 4 नंबर का कितना, मतलब इतना थोड़ा सा आधा पेज तो भरा, कितना मैं चेक करूँगा कि कितना हुआ आपकी कॉपी के अंदर, किसी की दिखाओ। बस, अरे तो छोटा सा है। हाँ, छोटा सा ही है तो, बुच्चू सा है तो, अरे इसका तो बड़ा है। हाँ इसका भी ठीक है, इसका भी छोटा सा है। कहाँ से शुरू हुआ? ओके, तो थोड़ा सा और लिख देते हैं। नहीं, अच्छा। सर सेटलमेंट हो सकता है क्या? आज छोरी सेटलमेंट की बात कर रही है, क्यों नहीं हो सकता? सेटलमेंट क्यों नहीं हो सकता? सेटलमेंट ही तो होता है भाई। इन डॉक्यूमेंट्स का जब मसला होता है तो सेटलमेंट ही होता है। भाई कोर्ट में कौन धक्के खाना पसंद करेगा यार? ना तो आप जाकर किसी पे सूट फाइल करना पसंद करोगे, ना कोई सूट फाइल करवाना पसंद करेगा। समय दोनों का खराब, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख निकलती जाएगी, इंसाफ मिलने में समय बहुत लगता है। एक 50,000 के पीछे अगर 6 महीने 2 साल लग जाए, इससे अच्छा 40,000 में सेटल करो यार। 10,000 का उसको डिस्काउंट दे दो, क्योंकि 10,000 से ज्यादा का कोर्ट का खर्चा हो जाएगा, और जो समय खराब होगा वो अलग। और जितना समय आप कोर्ट में चक्कर लगाओगे, उतना समय काम करके 10,000 का 20,000 कमा सकते हो। तो मूर्ख क्यों बन रहे हो? डिस्काउंट देके पिक्चर खत्म करो। वो उसको लगेगा, देखा आ गया ना लाइन पे, 40,000 में मैं काम हो गया, ठीक है भैया तू जीत गया, पैसे दे, अभी 40,000 जो मिल रहे वो ले लो। समय बचाओ, समय कीमती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको पता? अरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने मैथ में पढ़ा होगा ना, क्या होता है?
मतलब अगर आपको 100 रुपए आज मिले तो ज्यादा मजा आएगा कि 100 रुपए 1 साल बाद मिले तब ज्यादा मजा आएगा? आज मिले तो ज्यादा मजा आएगा, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू गिर जाएगी। हाँ, जो चीज आज 100 रुपए में मिलेगी उसका मजा थोड़ी आएगा। ये अपन को इकोनॉमिक्स में ही पढ़ेंगे अपन, कि जो आज 100 रुपया है, आपको आज 100 रुपया दें तो ज्यादा मजा आएगा कि 1 साल बाद ज्यादा मजा आएगा? तो बोलो आज दो, क्योंकि जो चीज आज 100 रुपए में मिल रही है वो 1 साल बाद शायद 110 की हो जाएगी। तब हम उससे महरूम होंगे, हम नहीं खरीद पाएंगे उसको। तो इसके लिए आज दो। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको समझना पड़ेगा कि वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है पैसे की। तो जो मतलब जो है अर्थ है, अर्थ बिना सब व्यर्थ है। तो पूरी अर्थव्यवस्था किस पर टिकी है? अपने इकोनॉमिक्स के ऊपर। और वहां पे टाइम पास टाइम पास टाइम पास, इतना टाइम पास करेंगे। इकोनॉमिक्स आपने मैक्रो अगर बहुत ध्यान से सीख लिया ना, वाकई आप देखना आपको ऐसा लगेगा आप एक इंटेलेक्चुअल बंदा है। आपको लगेगा कि आप बड़े होशियार टाइप के आदमी है। आपको समझ आएगा कि अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर बातें होती है ना। अभी तक तो अपन क्या सोचते हैं, जीडीपी वीडीपी ये सुनते हैं जाता है सुनते जाते, लेकिन थोड़ा सा समझ जाओगे ना तो बहुत आपको मजा आएगा। मतलब खबरें सुनने में या फिर कोई चर्चाएं कर रहा है, फिर देखना आप एक आपसे बड़ा होशियार नहीं भाई। घर ही जाके होशियारी दिखाएंगे, सबसे पहले दिखाना। पापा पापा लोग को बताना कि पापा ये ऐसे होता है ऐसे होता है और ऐसे होता है। तो पापा बोलेंगे ऐसे घूम, चल दफा हो। तो ए इसका क्लास बंद करा रे, सिर खाता घर आके। तो चलो। हम्म, अच्छा, एक बात बताओ कि कोई पार्टी अगर आपको पेमेंट करने के लिए जा ही रही है तो उसको प्रेजेंट करने की जरूरत है क्या? नहीं, उसके पास प्रेजेंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो लिखो एक पॉइंट और लिख लो बस। नो, एक बस, भगवान कसम, एक एक बस। प्लीज 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 एक। नो प्रेजेंटमेंट ऑफ, बस ये लास्ट है, भगवान कसम लास्ट है। नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी। नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी as against the drawer, as against the drawer, drawer, as against the drawer, comma, if the drawer could not suffer damage, if the drawer could not suffer damage from the want of such presentment, from the want of such presentment, from the want of such presentment, from the want of such presentment. एक आखिरी पॉइंट लिख लो, नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी, लास्ट है। भगवान कसम ये लास्ट है, देख लेना आप, देख लेना, इसके बाद कुछ नहीं होगा, लास्ट है ये। नो, हाँ, भगवान और कितना ऊपर जाएंगे। देखो देखो, नो प्रेजेंटमेंट फॉर, नो प्रेजेंट, भगवान लास्ट है ये, देखो लास्ट है, देखो लास्ट चल रहा है। नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी, नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी as against any party if he has engaged to pay, if he has engaged to pay, if he has engaged to pay, notwithstanding non-presentment, notwithstanding, notwithstanding, तीनों को एक साथ लिखेंगे तो notwithstanding, notwithstanding, notwithstanding
नॉन प्रेजेंटमेंट, नॉन प्रेजेंटमेंट मतलब कोई बंदा पेमेंट करने के लिए रेडी भी है तो फिर उसको प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है, कोई रेडी नहीं है लेकिन मिल ही नहीं रहा है तो फिर करेंगे किसको, ये सारी कुछ कहानियां हैं। तो आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगर आप कहो तो एक आखिरी बात लिखें, आप मना कर दोगे तो नहीं लिखेंगे, आपकी जैसी इच्छा है, क्योंकि उसमें सिर्फ उस बात में 3 बातें लिखनी है अपन को, छोटा सा है, देखो लिख लो यार, लिख लो भाई, लास्ट है बस ये, भगवान कसम इसके बाद एक शब्द भी बोला ना तो जो आप बोलो वो, ये लास्ट है, लास्ट देख लो चिन्मय, देखो तो देखो, नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी, लिखना बहन लिखना, लिख ले चिंगम कल लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा तेरे लिए, ठीक है। नो प्रेजेंटमेंट फॉर, नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी as against any party, as against any party as against any party if he makes, if he makes a part payment on account of the amount, if he makes a part payment, if he makes a part payment on account of the due amount on instrument, due amount on the instrument, due amount, due amount on the instrument, और ओ आर और इसी के आगे लिख दो ओ आर और प्रॉमिस टू पे, promise to pay the amount in whole or in part, WHOLE, 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 और in part, 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 और नहीं मतलब अच्छा फुल, एक बस, और बस इसके आगे एक बार और लगा दो, भगवान कसम खत्म होने वाला, देखो देखो होने वाला है, और करके एंटर मार के नीचे, मतलब थर्ड बुलेट है ये इसका, सेकंड बुलेट मान लो, चलो कोई नहीं, और he waives his right, waves, WAIVES, waves, waves his right। अब दिखाओ कितना हुआ है, यस यस यस, हेलो, इसका हुआ, तुझ्या तुझ्या पेजला भराला, भर गया क्या ये, बस तेरा तो जल्दी हो गया यार, तेरा भी नहीं हुआ, तेरा सबसे अच्छा है, इसको बोलते हैं गुड बॉय। पेज लिख दिया इसमें, दो पेज, इज अ वेरी नाइस बॉय, दिखाइयो कहां से स्टार्ट है, इतना सा तो हुआ है यार, एक लाइन और लिख ले क्या, कहीं इधर नहीं लिखा जाता, अच्छा भगवान ने मना किया है, अच्छा जो लिखा अपन ने वो समझ आ रहा है आपको, क्या लिखा है, मतलब इसको तैयार किया जा सकता है, ठीक है, नहीं किया जा सकता, क्या लिखा समझ नहीं आया, तो बाकी लोग तो तैयार कर सकते हैं, यस, तो जो जो तैयार कर सकता है वो कर सकता है, और जो लिखा समझ नहीं आया तो दूसरे की कॉपी लो, क्या पता उससे समझ आ जाए, तुम्हारा हैंड राइटिंग है, तुम्हें समझ आ जाएगा, देखो अभी आएगा तो ऐसे समझ आता है, हाँ। अब कुछ लोगों को दवाई की जरूरत होती है, देते रहना चाहिए समय समय पे, ठीक है, इसको दे देंगे अभी, चलो जी, तो ये हमने सीखा कि देखो कैसे प्रस्तुत करना है, हमें पता है कैसे करना है, लेके जाएंगे और कैसे करना है, ठीक है, उसके बाद किसको करना है ये हमने देख लिया, कब करना है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स करना है, किस दिन करना है,
बिजनेस डेज में करना है। कहां करना है? ऑफिस में कर लो, कहीं और कर लो, कहीं तो कर लो। लेकिन अगर कोई जगह स्पेसिफाई है ही नहीं कि प्रेजेंटमेंट के लिए कहां लेकर जाना है, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में क्या होगा कि कहां करेंगे? अरे भाई उसके घर जाके एक्सेप्टेंस करा लेंगे। भाई ये तो वो जगह हो गई, लेकिन लॉ बोलेगा कि कोई जरूरत नहीं है यार प्रेजेंटमेंट की, कोई जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन वहां बनेगा कि कब जरूरत नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है? तो कब जरूरत नहीं है, इसलिए हमने लिख लिया, बाकी के ऊपर अपन ने बात कर लिया। कॉम्पनसेशन पे बात कर ली। अगर देखा जाए, अगर टेक्निकली देखा जाए, आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट खत्म हो गया। तालियां। कितना आसान चैप्टर था हमारा। लेकिन लेकिन कल हम इसको मैं आपको ऐसे दिखा दिखा के खत्म कर दूंगा। दिखा दिखा के खत्म कर दूंगा मतलब ऐसे कई बार होता है ना, ऐसे कि देखो ये हमने डिस्कस कर लिया है, देखो ये हमने डिस्कस कर लिया है, देखो ये हमने डिस्कस कर लिया है कागज में। अच्छा, आप वैसे नोट्स को फॉलो करने वाले हो कि मॉड्यूल को? कितने लोग नोट्स को फॉलो करने वाले हैं? वेरी गुड। तो आपको नोट्स में दे दूंगा, नोट्स दिए हैं। अरे ऐसे उस पे लगाए हैं गूगल ड्राइव पे, बताया था ना कि उस पे लगाए हैं साथ में। नहीं बताया था आपको? बताया था ना। तो आप लेक्चर के नीचे एक लिंक होता है, वहां पे आप क्लिक करेंगे ना तो डाउनलोड हो जाएंगे। यस। एक आखिरी पार्ट बचा है, वो आखिरी पार्ट में आज शाम को नहीं तो कल मैं उसको भी चढ़ा दूंगा। बट आखिरी, आराम करो। तो आखिरी पार्ट जो बचा है थोड़ा सा है। आपको समझ में आ रही है बात? यस। तो ये सबसे आगे बैठा है ना, ये बड़ा हरामखोर है, इसको दवाई चाहिए, इसको दवाई देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म होता है। कल एक बार फिर से अपन जो बीच बीच में छोटे छोटे पुच्चू पुच्चू सी चीजें रह जाती हैं, तो एक बार टच करके उन्हें, एक टचिंग बाकी रह गई है। बाकी देखा जाए टेक्निकली ये चैप्टर खत्म हो गया है। कल इसके ऊपर बात करेंगे कि क्वेश्चन कहां कहां से बन सकता है। तो वो एरियाज में आपको कोट करके बता दूंगा कि यार प्रोमिसरी नोट बनेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यहां से बन सकता है, दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है, चेक के ऊपर 3 से 4 केसेस बन सकते हैं, प्रेजेंटमेंट में अगर कुछ बनेगा तो हमने लिख ही लिया, हमने तो जवाब ही पूरा लिख लिया। अगर वो बोलते कब जरूरत नहीं है प्रस्तुत करने की, तो साहब ये कारण है कि जरूरत नहीं है प्रस्तुत करने की। मुझे भी देखो थोड़ी देर, तुम मुझे भी देखो, मुझे देख रहे हो? ओके। हाँ, तो बात समझ में आता है। तो इतना चर्चा और करेंगे तो कल खत्म हो जाएगा। संडे को फिर अपन ये वाला संडे नहीं ले रहे, लेकिन अगले संडे से संडे अपने लिए बुक रहेगा। 2 से ढाई घंटे बैठ सकते हैं अपन। लॉ में टाइम पास हो ही जाता है यार, है ना? तो अब अपना नेक्स्ट पोर्शन जो होगा वो स्टार्ट होगा लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हो सकता है संडे को, मैं इस संडे को अगर लूं तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा, पुराना वाला यार। कितने लोग को नहीं चलेगा संडे को? 1 2 3 4। अच्छा, सिर्फ 4 लोग हैं। तो वो क्यों नहीं, मतलब कारण? कुछ कारण नहीं है, बस ऐसे ही संडे को नहीं जाना है। अच्छा, बाहर जा रहे हो आप लोग? ओके, चलो तो फिर, लेकिन अगले संडे अंदर रहना, ठीक है, बाहर नहीं जाना, है ना? और सेंटर फ्रेश मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, लेकिन ध्यान रखना है। और तुमको तो छोड़ो, तुमसे तो पूछना ही नहीं कि क्यों जरूरत नहीं। आपको क्यों, बस क्यों भाई? संडे में क्या करता है वे? आ जाएगा, देख एक तैयार हो गया। हाँ तू मत था, तू मत था। रिवीजन ही तो कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ना वैसे? पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट का बेस पार्ट तो हो चुका है ना इसका भी? हाँ हाँ, लेट रखेंगे, लेट लेट रखेंगे यार, खूब सो। यार शाम को कौन रखता है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स रखो ना यार। चलो संडे का सैटरडे को तय करेंगे, और वो तय मैं करूंगा, और मैं तय करके आपको बता दूंगा, क्योंकि पूछते हैं ना तो होशियारी दिखाते हुए चलो। और जो बेस रहेगा वो बेस का कोशिश अपन ये करेंगे कि अपन वीडियो लेक्चर देख लेंगे आने के बाद, बट कोशिश करेंगे कि सभी लोग उपस्थित हों तभी रख पाए अपन। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं।
आज के लिए इतना ही। आप शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। चलिए, जय श्री कृष्ण। चलो भाग जाओ अब, नाश्ता करो। सर जी,